दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं 26 मई का एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भाई प्लीज़ क्वेश्चंस का कमेंट कर दिया करो। आप देखते होगे किसी एक ने कर दिया तो फिर उसके बाद सब सुस्ता जाते हैं और कोई कमेंट नहीं करता। ठीक है, ये आपके फ़ायदे के लिए है, वरना जिसने कमेंट किया उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आप लोग रह जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, सबने सेलेक्ट होना है। तो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 26 मई का एनालिसिस। सो सबसे पहला आर्टिकल है रामनिकर बाइज के बारे में। ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट विल ऑर्गेनाइज वर्चुअल टूर टाइटल राम किनकर बाइज। ठीक है, तो ये भाई एक आदमी थे, ठीक है, राम किनकर बाइज। ठीक है, तो क्योंकि उनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 करके वैसे तो नॉर्मल टूर होता, बट अभी वर्चुअल टूर मतलब ऑनलाइन होने वाला है इसका। ठीक है, तो राम किंकर बाइज कौन थे, ये 1906 से 1980 तक ये इनका लाइफ स्पैन था। एंड ही वाज द मोस्ट सेमिनल आर्टिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, एक बहुत अच्छे स्कल्प्टर थे, मतलब ऐसे पुतले बनाते थे, पेंटर है, और एक ग्राफिक आर्टिस्ट। कहाँ, बंगाली थे ये, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 1925 में ही मेड हिज वे टू कला भवन। कला भवन क्या है, आर्ट स्कूल ऑफ शांति निकेतन, जो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। वहाँ पे एक मतलब एक स्कूल टाइप था, उसी के अंदर कला भवन। एंड उनके गाइड कौन थे, नंदलाल बोस। इनके बारे में भी हम एंड में देखेंगे कौन थे ये। ठीक है, तो नंदलाल बोस, विनोदे भारी मुखर्जी, ठीक है, ये तीनों, और ये राम किनकर नायक, इन तीनों का मतलब शांति निकेतन को जो आगे प्रमोट करने का एंड इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ मॉडर्न आर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा इनका सहयोग है। कंट्रीब्यूशन क्या है इनकी, ये इनकी फ़ोटो है, देख लीजिए। मॉडर्न आर्ट में क्या है इनकी कंट्रीब्यूशन, कि भाई इन्होंने जो इंडियन इथोस थे, इंडियन वैल्यूज़ थे, उसमें क्या किया, जो यूरोपियन मॉडर्न विजुअल आर्ट था उसको एसिमुलेट किया, उसको मतलब मिला के, मतलब यूरोपियन जो आर्ट एंड कल्चर है उसको भी मिला के और इंडियन को भी मिला के इकट्ठा बनाते थे। ठीक है, ही एक्सपेरिमेंटेड रेस्टलेसली विद फॉर्म्स। ठीक है, मूविंग फ्रीली फ्रॉम फिगरेटिव टू एब्स्ट्रैक्ट एंड बैक टू फिगरेटिव, मतलब कभी एब्स्ट्रैक्ट बनाते थे, ठीक है, कि सोचते रहता है इंसान कि भाई हाँ इसके अंदर, इस पेंटिंग के अंदर और क्या हो सकता है, मतलब ऐसी पेंटिंग जिसका कोई खास मैसेज ना हो। फिर कई फिगरेटिव भी बनाते थे, ठीक है, भगवान की फोटो या इस तरीके की भी कोई चीज़ बनाते थे। ठीक है, हिज थीम्स वर स्टेप्ड इन डीप सेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म की चीज़ें डिपिक्ट करते थे, एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर, कि भाई मैन नेचर के बिना कुछ नहीं है, एंड नेचर तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है पर मैन नेचर के बिना कुछ नहीं है, और वो रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से अपने पेंटिंग और स्कल्पचर्स में दिखाते थे। ठीक है, एंड यूज़ ऑफ न्यू मटेरियल्स भी करते थे, जैसे कि कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट यूज़ करते थे अपने पब्लिक स्कल्पचर्स में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें इन्होंने इन्वेंट किया था यूज़ करने का। देन अवार्ड एंड ऑनर्स कौन से मिले इनको, ही वॉज इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द सैलन डिस रियलिटीज नोवेलिस इन 1950 एंड सैलो डिज माइज इन 1951। तो आपको भी मैम ये क्या है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना कि ये है इटली की। ठीक है, इटली की ये, आई एम नॉट प्रिटी श्योर इटली है स्पेन है, मैं कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दूँगी, बट आई थिंक इधर इटली और स्पेन की ये एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पे इनको इनवाइट किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्म भूषण भी इनको ऑनर किया गया था। एंड 1976 ही वॉज मेड अ फेलो ऑफ ललित कला अकेडमी, जो दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, एंड 1976 ही वर्ड कन्फर्ड ऑनररी डॉक्टरल डिग्री ऑफ देसी कोटमा बाय विश्व भारती। ठीक है, तो जो शांति निकेतन अब आपको वो एंड आगे जाके विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी बना हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो इसीलिए उनको डॉक्टरल डिग्री भी उसके द्वारा दी गई थी। तो ये पद्म भूषण है इनको ऑनर। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ कौन से जो सिविलियन अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न सबसे ऊपर। ठीक है, फिर पद्म विभूषण, ठीक है, जो पद्मा अवार्ड्स है उसमें पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण एंड देन पद्म श्री। ठीक है, तो ये होते हैं, एंड ये सारे 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। ठीक है, ये पद्म भूषण पद्म विभूषण, तो ये सारे इनके बारे में बता रखा है। देन अबाउट ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, शांति निकेतन क्या क्या ऑब्जेक्टिव, फाउंडर एंड सिग्निफिकेंस क्या है, शांति निकेतन किसने बनाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन 1901। ठीक है, कहाँ पे है, कोलकाता में ये लोकेटेड है। एंड शांति निकेतन रिप्रेजेंट डिस्टिलेशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लाइफ फिलॉसफी एंड उनके ग्रेटेस्ट वर्क थ्रू हिट्स लाइफ टाइम। की कंट्रीब्यूशन क्या है राम किनकर बाइज की, हमने पढ़ चुके हैं ऊपर कि भाई उन्होंने यूरोपियन से एसिमुलेट करके हमारे इंडियन एथोस को अच्छी तरीके से ये पेंट करते थे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर बताते थे। फिर तीसरी चीज़ क्या है कि कंक्रीट एंड सीमेंट का यूज़ करके अपने स्कल्पचर्स में एक न्यू फॉर्म दी गई इनके द्वारा।
देन नंदलाल बोस कौन है, जो ऊपर पढ़ा हमने कि जो इनके गुरु थे नंदलाल बोस कब पैदा हुए थे, 1882 में, मिडिल क्लास बंगाली थी, ठीक है, टू अ मिडिल क्लास बंगाली, पर ये उस टाइम पे बिहार में रहते थे, ठीक है, जो इनके माता पिता थे। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय पेंटिंग ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर। अबिंद्रनाथ टैगोर थे कौन थे, भांजे, नेफ्यू ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, एंड ये चाहते थे कि मैं उनसे कुछ सीख के आऊँ, ठीक है। ही ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड सेवरल टेक्निक्स, जैसे कि यूरोपियन पेंटिंग्स को भी मिलके ये चीज़ें बनाते थे, जैसे ये रामकिंकर नायक जी, ये इनकी तरह सेम ही बनाते थे। कांग्रेस ने जब हमारे इंडिपेंडेंस मिली तो उन्होंने बोस को एक टास्क दिया कि भाई आप एक टीम इकट्ठा करो एंड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मतलब आउटलाइनिंग करो, जैसे कि जो हमारा स्ट्रगल दिखा है, जैसे डीपीएसपी है वहाँ पे, तो उस पर जो ऊपर पेंटिंग्स है ना, वो नंदलाल बोस और उनकी टीम के द्वारा बनाई गई हैं, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन है। एंड ही वाज आल्सो फेमसली आस्क्ड बाय जवाहरलाल नेहरू कि आप स्केच करो जो एम्बलम्स हैं फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड्स इंक्लूडिंग भारत रत्न, तो वो उन्होंने ये बनाया है नंदलाल बोस ने, इवन एंड उनको इवन खुद को पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। तो भारत रत्न से नीचे वाला अवार्ड पद्म विभूषण, एंड इनको रामकिंकर नायक जी को इनको पद्म भूषण मिला है, ठीक है। तो नंदलाल बोस सीनियर है इनके, तो उनको पद्म विभूषण दिया है। सो आई थिंक वी आर क्लियर अबाउट रामकिंकर नायक नहीं बाइज, सॉरी, इनके बारे में। देन इज अबाउट पुरंदरदास। पुरंदरदास कौन है हम आगे देखेंगे, बट कंटेक्स्ट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हेरिटेज एंड म्यूजियम विल सून कमेंस फील्ड रिसर्च, ठीक है, कि भाई इन पे फील्ड रिसर्च होएगी कि भाई ये एग्जैक्टली पैदा कहाँ हुए थे, रिगार्डिंग बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदरदास। कुछ कहते हैं कि भाई ये कर्नाटका में हम्पी से है, ठीक है, बट कुछ कहते हैं कि ये शिवमोगा वहाँ पे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इस चीज़ में, तो उसके बारे में ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने बोला है कि हम पता लगाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पॉइंट क्या है, ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ कृष्णदेव राया, ठीक है, जो किंग थे, और जो वैसे नॉर्थ में देखा जाए तो मुगल्स के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको याद रखना है कि कौन सा अगर सेंट आता है ना तो यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई वो किसके कॉन्टेम्प्रेरी था, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इशू क्या है, इट वॉज मच स्पेकुलेशन रिगार्डिंग पितामह बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, जैसे भीष्म पितामह है ना हमारे, तो ये कार्नेटिक म्यूजिक के पितामह है। कार्नेटिक म्यूजिक क्या होता है, जो सदर्न स्टेट्स है जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है, दैट इज़ कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। एंड मेजर प्रोविंस ऑफ विजयनगरा एम्पायर, ठीक है, वॉज बर्थ प्लेस ऑफ द सेंट, तो मैंने बता दिया, ही वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ कृष्णदेव राया जी। एंड अबाउट पुरंदरदास के बारे में देख लेते हैं। टाइमलाइन इनकी क्या है, 1484 टू 1564। तो कभी आ जाए कि भाई समुद्रगुप्त के ये थे क्या कॉन्टेम्प्रेरी, नहीं, वो तो 4th सेंचुरी वाले थे समुद्रगुप्त, ये किसके थे, कृष्णदेव राय के या फिर विजयनगरा एम्पायर के कॉन्टेम्प्रेरी थे। ही वॉज अ हरिदासा, यानी कि ही वॉज डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, कृष्णा आ जाए विष्णु आ जाए तो दोनों ही एक ही बात है, विष्णु कृष्णा इज हिमसेल्फ अ इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। तो उनके ये डिवोटी थे एंड अ सेंट भी थे, ठीक है। He was a disciple of the celebrated Madhva philosopher Saint Vyasvatirtha and contemporary of another great Haridasa कनकादास, ठीक है। तो इनके भी कॉन्टेम्प्रेरी थे कनकादास के, ये भी एक ग्रेट हरिदासा थे जो डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के, एंड इनके किसके डिसाइपल थे, व्यासतीर्था, इनके ये डिसाइपल थे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। एंड इन्होंने क्या किया, ब्लेंड किया किसको, द्रविडियन एंड आर्यन म्यूजिक को इनटू अ सिंगल स्ट्रीम नोन एज कार्नेटिक म्यूजिक, ठीक है। पहले प्रायर टू हिज इनिशिएशन, पहले जो हरिदासा में मतलब ये डिवोटी बने बाद में, उससे पहले माना जाता है कि एक रिच मर्चेंट थी हु वाज आल्सो नोन एज श्रीनिवासा नायक, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इनका इंडियन म्यूजिक में, भाई इन्होंने क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये मेंस में आने के चांसेस कम है, बट थोड़ा आप बेसिक याद रख लो कि भाई इन्होंने ब्लेंड किया किसको, द्रविडियन एंड आर्यन जो म्यूज़िक था उसको इनटू कार्नेटिक म्यूज़िक, ठीक है। इंट्रोड्यूस राग मयामला गोवला, ठीक है, तो इस तरीके का इन्होंने राग इंट्रोड्यूस किया। ही ऑल्सो कंपोज गीतास मतलब सिंपल सॉन्ग्स, ये आप याद कर सकते हो ये पॉइंट, गीताज इन्होंने कंपोज किया फॉर नोवाइस स्टूडेंट्स, नोवाइस मीन्स नए नए बच्चे हैं उनके लिए, ताकि वो सिंपली गा सके इसको, ठीक है। ही इज नोटेड फॉर कंपोजिंग दश साहित्य अ भक्ति मोमेंट वोकलिस्ट एंड ए म्यूजिक स्कॉलर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। एंड आगे देख लो, ये था पुरंदरदास के बारे में दिखा रखा है। सोशल रिफॉर्मर भी थे ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि भाई इनका म्यूजिक में तो है ही है, बट ही वाज आल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। वो रिफॉर्म करना चाहते थे सोसाइटी में, एंड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस उनको पसंद नहीं थी, एंड वो अपने जो डिवोशनल सॉन्ग्स उनको गा के ये प्रीच करते थे, ठीक है। एंड ये कीर्तन गाते थे, डील्स विद सोशल रिफॉर्म, जो इनके कीर्तन है वो सोशल रिफॉर्म, एंड वो पिन पॉइंट बताते हैं कि भाई ये डिफेक्ट्स है और ये आपको सॉल्व करने हैं। इट टीचेस कम्प्लीटली सेल्फ सरेंडर एंड अनअडल्ट्रेटेड लव टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, कि भाई ऐसा पावन
पाक जिसे कहते हैं हमारा प्यार होना चाहिए लॉर्ड कृष्णा के लिए, एंड द असेंशियल टीचिंग ऑफ रियलिस्टिक प्लूरलिस्टिक माधव फिलॉसफी ऑफ वैष्णविज्म। ठीक है, तो वैष्णविज्म जैसे शैविज्म है जो लॉर्ड शिवा के भक्त होते हैं, वैष्णविज्म जो लॉर्ड विष्णु के भक्त होते हैं, तो इनके उसमें ये असेंशियल टीचिंग्स हैं इनके। एंड ही फॉट द इविल्स ऑफ कास्टिज्म थ्रू हिज सॉन्ग्स, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई एज अ सोशल रिफॉर्मर वो सिर्फ गाते गाते नहीं रहते थे, ही ऑल्सो फॉट इविल्स ऑफ कास्टिज्म थ्रू हिज सॉन्ग्स एज वेल। ठीक है, ही इज अकॉर्डिंग टू देयर पुरंदरा दास देयर वर नो इनइक्वालिटीज अमंग मेन एंड वुमेन एंड बोथ हैड सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन देयर कंडक्ट ऑफ एवरी डे। ठीक है, ये बोलते हैं, एंड इनको अनटचेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसके खिलाफ भी ये अपनी आवाज़ उठाते थे और अपने सॉन्ग्स के थ्रू प्रीच करते थे। सो सोशल रिफॉर्मर, एज अ सोशल रिफॉर्मर एंड एज टू इंडियन म्यूजिक, दोनों ही आपको इनके कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा याद रखने अगर कभी आ जाए तो पुरंदरा दास के बारे में आपको आई थिंक ध्यान रहेगा आगे। Then it's about government notifies BS6 emission from quadricycles। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने इशू कर दी है नोटिफिकेशन, ठीक है, फॉर द L7 क्वाड्रीसाइकिल। L7 क्या होते हैं, रिलेटेड टू मोटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बाइसिकल वाली होती है, ये यूरोपियन क्लासिफिकेशन है, जैसे M, N, L ऐसे ही उनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, दिस नोटिफिकेशन कंप्लीट्स प्रोसेस ऑफ B6 फॉर ऑल कैटेगरीज इन इंडिया। ठीक है, जो भारत स्टेज 6 है उसको भाई सारी ऑल कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स फॉलो करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है इसके बारे में। क्वाड्रीसाइकिल क्या है, क्वाड्रीसाइकिल इज़ 3 व्हीलर बट विद 4 टायर्स। ठीक है, मतलब इसकी क्या है कि जो कैपेसिटी है और जो इसके वेट है, ठीक है, डायमेंशंस हैं वो इसके कम होते हैं। ठीक है, कवर तो होती है कार की तरह, बट इंजन इज़ दैट लाइक ऑफ अ 3 व्हीलर। ठीक है, 3 व्हीलर जैसे ऑटो वगैरह उसकी तरह इसका इंजन होता है। तो ये इसकी डायमेंशंस हैं, 3.6 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए, इंजन 800 सीसी का, एंड शुड नॉट मेट वे मोर देन 475। तो इस तरीके की होती है क्वाड्रीसाइकिल, छोटी होती है थोड़ी गाड़ी से। ठीक है, एंड 2018 में गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस क्वाड्रीसाइकिल सेगमेंट विद नेसेसरी स्टैंडर्ड्स टू प्रोड्यूस द व्हीकल फॉर कमर्शियल एंड एज वेल एज प्राइवेट यूज़। सो ये L7 के बारे में है। देन इज़ अबाउट, हाँ आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस बिटवीन BS4 भारत स्टेज 4 एंड BS6 एमिशन नॉर्म्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन व्हाट आर हीट वेव्स। ठीक है, अब आपको कभी दोपहर में बाहर निकल के देखना पता चलेगा हीट वेव्स क्या होती है, बट थ्योरेटिकली हम देख लेते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया आर फेसिंग इंटेंस हीट वेव। नाम से समझ में आ रहा है गर्मी की वेव लहर चल रही है, उसे हीट वेव कह रहे हैं। एंड पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग समर सीजन। कि जो एक नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर जो एक एरिया का बताया जाता है, ठीक है, कि यहाँ पे इस तरीके की वेदर रहती है, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर एग्जिस्ट करता है उसे हीट वेव कहते हैं। ये टिपिकली मार्च और जून के बीच में ही आती हैं। IMD क्या है, उसने फॉलोइंग क्राइटेरिया दिया है। हीट वेव्स सबसे पहले क्या बोला कि जो स्टेशंस हैं, ठीक है, जो नॉर्मल है, एक तो प्लेन्स है और एक हिली रीजन्स है, दोनों के लिए अलग अलग बोला है। हीट वेव्स तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लेन पे ना हो जाए और 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन तक ना हो जाए। ठीक है, मोटी डेफिनेशन ये याद कर लो। अगर और डेप्थ में जाना है तो व्हेन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया एक बार को, हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 5 डिग्री टू 6 डिग्रीज। ठीक है, एक स्टेशन के लिए बोला गया है कि भाई 5 to 6 डिग्रीज जब बढ़ जाएगा नॉर्मल 40 डिग्री से, तब आप उसको हीट वेव डिक्लेयर करोगे। एंड अगर 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो उसे सीवियर हीट वेव डिपार्चर आप बोलेंगे इसको। ठीक है, तो वही सेम चीज़ इसमें नेक्स्ट पार्ट में बताई गई है। एंड व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 45 डिग्री सेल्सियस और मोर इररिस्पेक्टिव। ठीक है, कि भाई वो काफ़ी टाइम से मेंटेन हो रहा है 45 डिग्री सेल्सियस, तो भी आप एक हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये 3 कंडीशंस आपको याद करनी है। देन व्हाट इज़ हेल्थ इंपैक्ट ऑफ हीट वेव। सबसे पहले इतना धूप हो रही है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, हीट क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है, कांपने लग जाएगा शरीर क्योंकि पानी की कमी हो रही है, एग्जॉस्शन हो जाएगी, थकावट, और हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। ठीक है, एंड कौन वल्नरेबल है, चिल्ड्रन, एल्डरली, जिनके पास ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग मॉर्बिडिटीज़ है या हेल्थ कंडीशन उनकी इस तरीके की है। और कौन वल्नरेबल है, जो भाई वेंडर्स हैं, वेजिटेबल सब्जी रेडी बेचने वाले हैं, ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, या जो काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह का, वो पूरा टाइम सन में रहते हैं, दे आर मोर वल्नरेबल होते हैं अपार्ट फ्रॉम अस, क्योंकि हम तो पूरा टाइम अंदर ही रहते हैं ना। तो रीजंस वाई इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग मोर हीट वेव्स, इट्स इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑफ पेव्ड एंड कंक्रीट सर्विसेज इन अर्बन एरियाज़, कि भाई हमने अपना ट्री कवर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के उसको काट दिया है, तो अभी इस वजह से हीट वेव ज़्यादा है क्योंकि कंक्रीट सर्विसेज बढ़ गए हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, तो ये क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कि भाई जो आपका अर्बन एरिया है वो रूरल एरिया से ज़्यादा उसमें टेम्परेचर दिखा जाता है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में बहुत सारा फॉरेस्ट कवर होता है एंड अर्बन एरिया में नहीं होता। इसकी वजह से थोड़ा ग्रीन कवर की एब्सेंस होने
की वजह से अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, जिससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर होता है अर्बन एरियाज़ में। मोर हीट वेव्स आर एक्सपेक्टेड एज ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ है 0.8 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, इसलिए हीट वेव ग्लोबली की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। हायर डेली पीक टेम्परेचर एंड हायर इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यूवी रेज भी ज़्यादा होंगी। कम्बिनेशन ऑफ हीट स्ट्रेस एंड प्रीडोमिनेटली रूरल पॉपुलेशन मेक्स इंडिया वल्नरेबल टू हीट वेव्स, ठीक है। तो हीट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। वे अहेड क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है मेंस में। आइडेंटिफाई करने आपने हॉटस्पॉट कि भाई एक एरिया में मान लो एक स्टेट है, वहाँ के एक इस कौन से डिस्ट्रिक्ट्स वल्नरेबल हैं, मैंने वो आइडेंटिफाई करने थ्रू मेट्रोलॉजिकल डेटा, उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। एंड फिर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स को हमने टारगेट कर लिया, हमने घूम के देख लिया एक शहर में, हाँ भाई ये मतलब लोग रहते हैं और यहाँ पे हम शेड बना सकते हैं, ठीक है। फिर रिव्यू करना एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड लेबर लॉज, क्या एग्जिस्ट करते हैं कि भाई कितने टाइम तक लेबर को काम करना है, लेबर कब रेस्ट कर सकता है। तो अगर मान लो उनको ये है कि 12-1-2 बजे तक लेबर काम कर रहा है, ठीक है, मतलब 1-2-3 बजे जाके उनकी ब्रेक है, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली धूप वही है ना, 12 से 2 या 3 बजे आप ब्रेक कर दो, सुबह काम कर लो, सुबह जल्दी बुला लो लेबर को, फिर दोपहर में रेस्ट दे लो एंड फिर थोड़ा शाम को एक्सटेंड करवा लो। तो ऐसे काम कर सकते हो लेबर के द्वारा। देन पॉलिसी इंटरवेंशन एंड कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी अक्रॉस हेल्थ, वाटर एंड पावर, तीनों सेक्टर्स में। देन प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल अडेप्टेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है, पहले वाली तरीके की, जैसे कि आप नॉर्मल बूढ़े इंसान है को इनको बोल सकते हो कि भाई आप अंदर रहो और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनो, टाइट कपड़े नहीं पहने चाहिए, उसमें वैसे ही सांस नहीं आएगा। देन पॉपुलराइजेशन ऑफ सिंपल डिज़ाइन फीचर, जैसे शेडेड विंडोज़, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, जैसे कि कहीं आप मतलब नल खोल रहे हो, पब्लिक जो वो है वाटर इनलेट्स लगा रहे हो, तो वहाँ पे आप अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज करो, जिससे पानी हमेशा ठंडा भी रहे एंड जो आम जनता है उसको मिलता भी रहे। एडवांस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल हीट एक्शन प्लान, एक आपके पास लोकल हीट एक्शन प्लान होना ही चाहिए एज अ कोऑर्डिनेटर, ताकि वो चीज़ फिर लोगों पे आप अप्लाई कर सको, हमेशा होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। देन हीट एंड सुपर हीट वेव के बारे में आपको डिफरेंस बता दिया और कब डिक्लेयर करते हैं, जब टेम्परेचर 3 क्राइटेरिया है उसके बिहाफ पे। देन व्हाट इज़ आईएमडी, आईएमडी इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कब इस्टेब्लिश हुई थी, हमारी इंडिपेंडेंस से पहले की बॉडी 1875 में। कौन सी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आती है, ठीक है। काम क्या है कि भाई जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, वेदर फोरकास्टिंग और इवन सीस्मोलॉजी, जो अर्थ वेव है, अर्थक्वेक आते हैं, उसके बारे में ये आईएमडी हमें बताता है। आई थिंक वी आर डन विद दैट। देन व्हाट देन इज आंसर, नो आंसर्स येट फॉर सोमालिया, ठीक है। तो ये क्या है भाई, सोमालिया और केनिया लड़ पड़े, ठीक है, साउथ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं एंड ये क्या है, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ है बेसिकली। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गए, ठीक है। पर डिस्प्यूट है क्या, सोमालिया एंड केनिया ऑन द डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्रीज ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। अब इस तरीके का मान लो साउथ अफ्रीका एग्जिस्ट करता है, तो ये इधर है सोमालिया और केनिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पड़ता है, इंडियन ओशियन, तो उसके ऊपर भिड़ गए कि भाई नहीं, तुम हमारे उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आ रही हो, एंड केनिया और सोमालिया भिड़ गए इस बात पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है भाई, ह्यूज डिपॉजिट ऑफ ऑयल एंड गैस है, इसीलिए तो लड़ रहे हैं, वरना बिना बात क्यों लड़ेंगे अगर कुछ वहाँ पे फ़ायदा ही नहीं होगा। तो डिस्प्यूट इज रूटेड बिटवीन डिसएग्रीमेंट ओवर विच डायरेक्शन कंट्री बॉर्डर एक्सटेंड इन इंडियन ओशियन। मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो सोमालिया है, ये सोमालिया बोलता है कि भाई हमारा लैंड बॉर्डर ऐसे है, ठीक है, लैंड बॉर्डर ऐसे है, तो हमारा इधर लैंड बॉर्डर ऐसे है, तो हमारा इसकी सीध में ही यहाँ पे हो जाना चाहिए हमारा सी बॉर्डर भी। फिर केनिया क्या कह रहा है, ओवर स्मार्ट बनते हुए कि नहीं, हमारा लैंड बॉर्डर ऐसे और मैं चाहता हूँ कि ऐसे टर्न ले और ये वाला हो एरिया, ठीक है, ऐसे बॉर्डर होना चाहिए, तो मेरा ये एरिया, पर सोमालिया कह रहा है ये एरिया मेरा। तो डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है, ये बीच वाला एरिया इज़ डिस्प्यूटेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्प्यूटेड एरिया। तो हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुँच गए, कहाँ पे लोकेटेड है, वो हेग नीदरलैंड्स में, ठीक है। तो वो क्या है, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो क्या देखेगा कि भाई ऐसा कोई है इंटरनेशनल लॉ, तो है यूएन कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो ये है जिससे वो फाइंड करते हैं, ये वही बता रखा है सोमालिया और केनिया की क्या दिक्कत है, 45 डिग्री टर्न लेके वही चीज़ बता रखी है। एंड उसमें क्या बोला गया है, जो यूनाइटेड नेशन कमीशन का है लिमिट्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, भाई 200 नॉटिकल माइल्स तक आपकी मतलब ज्यूरिसडिक्शन है किसी भी कंट्री की, वो मैं आगे आपको डिटेल में भी बताऊंगी। तो वही है, 2014 में सोमालिया गया आईसीजे में, एंड फिर 2019 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया, और अभी 8 जून 2020 तक उसको पोस्टपोन ही है, अभी उसकी हियरिंग होगी। देन इज़ अबाउट इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है,
डिस्प्यूट ने इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ किया है, ठीक है। और क्या है, यूनाइटेड किंगडम एंड नॉर्वे ने सपोर्ट दिया है सोमालिया को, एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस ने दिया है केन्या को, ठीक है। तो दो अलग अलग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं आपस में। तो यूनाइटेड स्टेट्स में को तो घुसना ही होता है हर जगह पे। देन अबाउट CLCS क्या है, कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो यूनाइटेड नेशंस का है, इज़ टू फैसिलिटेट, ये एक कमीशन है जो क्या फैसिलिटेट करती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ठीक है। इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी कमीशन है, कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये वाली एक कमीशन है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। ये बताती है कि भाई 200 नॉटिकल माइल तक आपके बाप का राज है, तो आप कर सकते हो इजीली। तो अंडर द कन्वेंशन कोस्टल स्टेट शैल एस्टैब्लिश आउटर लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेयर इट एक्सटेंड बिलो 200 मीटर नॉटिकल माइल्स आना चाहिए, ठीक है, जिसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली कह क्या रहे हैं ये, जब से फारसी पढ़े जा रहे हैं। तो ओशन फ्लोर है, तो ये इनिशियली क्या होता है, मान लो यहाँ पे एरिया ख़त्म हो गया, मान लो बीच ही का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो बीच के बाद क्या होता है, बीच एकदम से ख़त्म नहीं हो जाता, एकदम से पानी स्टार्ट नहीं हो जाता, कुछ एरिया ऐसा होता है, कुछ टाइम तक लैंड होता है, और फिर ये डिप्रेशन आता है जिसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, और फिर जो सी बेड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो इतना एरिया जो मतलब लैंड का एक्चुअली है ना, जहाँ पे पानी मतलब हाई टाइड्स लो टाइड्स आती रहती है, उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और ये क्या होता है, रिच इन नेचुरल गैसेज हो गया, इस तरीके का हो गया, ठीक है। तो जैसे हमारी कोस्ट लाइन हो गई ना, तो कोस्ट लाइन के आसपास यहाँ पे बहुत सारा एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ईच कंट्री के सॉवरेन राइट्स हैं, ठीक है। तो क्या है, चार तरीके की सॉवरेन होते हैं। एक तो होता है एग्जैक्टली टेरिटोरियल वाटर्स, कि भाई ये हमारा टेरिटोरियल वाटर्स है पहला। दूसरा क्या, ये हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये हमारा हाई सीज़ है, ठीक है। और चौथा ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो चार तरीके की चीज़ें होती हैं। तो बता देती हूँ मैं आपको, टेरिटोरियल वाटर्स क्या है कि भाई ये मैक्सिमम 12 नॉटिकल माइल्स या 22 किलोमीटर आपकी कोस्ट के बाद, ठीक है। तो मान लो ये इंडिया की कोस्ट लाइन है ना, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे 12 किलोमीटर्स 22 किलोमीटर्स एंड 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी टेरिटोरियल वाटर्स हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको पूरा पूरा वो कर सकते हो, जो भी एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है, फिशिंग करनी है, कुछ भी करनी है। और अगर जो फॉरेन वेसल्स है, फॉरेन के जो शिप्स वगैरह है, वो यहाँ से जा सकते हैं, पर उनको आप इनोसेंट पैसेज दे सकते हो। इनोसेंट पैसेज मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे बंदूक लेके दिख रहे हैं तो आप उनको कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि वो इनोसेंट नहीं कर रहे, वो एक अटैक करने की स्थिति में आपके पास आए हैं, ठीक है। देन बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ क्या है, 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल्स तक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोस्टल स्टेट्स की क्या राइट है, टू एक्सप्लॉइट, ठीक है। फिशरीज़ को आप रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेव्स, जो हाइड्रो पावर एनर्जी है उसको यूज़ कर सकते हो, टाइडल एनर्जी को यूज़ करके। फॉरेन वेसल्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, एंड मूव दे कैन, फॉरेन वेसल्स कैन फ्रीली मूव इन दिस जोन, ठीक है। तो आप उनको वो इनोसेंट पैसेज वाला यहाँ पे फंडा लागू नहीं होता। देन इज अबाउट हाई सीज। हाई सीज क्या होता है, वाटर एंड एयर स्पेस ऑफ दिस एरिया ओपन टू यूज बाय ऑल कंट्रीज, ठीक है। ओपन है हर किसी के लिए, उसके लिए आपको किसकी परमिशन चाहिए होती है, इंटरनेशनल सी बेड की, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आपको मतलब सुननी पड़ती है, तो यहाँ पे आप फ्री में कर सकते हो अगर आपको उनकी परमिशन है तो, ठीक है। एरिया क्या है, थ्रू विच कन्वेंशन अ सेपरेट एंड डिटेल लीगल रेजीम, ठीक है, ये भी इंटरनेशनल वाटर्स के ही अंडर आता है। तो ये देख लो आप डायग्राम, एक तो है टेरिटोरियल सी, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये सारा जो 200 नॉटिकल माइल्स तक है ना, ये आपकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आता है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टेरिटोरियल एरियाज कहाँ तक आते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, एरिया विद इन नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। ये जो M लिखा हुआ है ना, M नॉटिकल माइल्स है, ठीक है, मीटर मत समझ लेना इसको। देन हाई सीज़ है। हाई सीज़ क्या है, ये जो बेसिक आगे जो सी बेड चालू रहता है, ये वही जो मैंने बताया इंटरनेशनल लॉ से वो होता है, एंड इंटरनेशनल सी बेड इसको कोऑर्डिनेट करता है। सो आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होगी, क्या टेरिटोरियल वाटर्स हैं, क्या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। फंक्शंस क्या है, ये रिकमेंडेशन करती है कि भाई कैसे कैसे कोस्टल स्टेट्स को बिहेव करना चाहिए, एंड कहाँ कहाँ उनका बाउंड्रीज लाई करता है। मेंबर्स कितने हैं, 21 मेंबर्स हैं, और वो कौन होने चाहिए, एक जियोलॉजी में, जियोफिजिक्स या हाइड्रोग्राफी में वो एक्सपर्ट होने चाहिए अपने, एंड यही वाली चीज़ है। एंड
या सोमालिया और केनिया देख लो। जैसे कि मैंने कल हमने इथोपिया का देखा था मैप, ठीक है। इथोपिया का कौन था पड़ोसी? केनिया था। केनिया युगांडा पढ़ा था हमने, लेक विक्टोरिया पढ़ा था। तो ये सोमालिया के इथोपिया का पड़ोसी और केनिया का भी पड़ोसी है, ठीक है। आज और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे जितनी कंट्रीज़ हैं उनका आप मुझे नाम बताएंगे, ठीक है। बाकी हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। देन इज़ अबाउट अनीता। अनीता क्या है? अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना और अनीता, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो नासा का एक्सपेरिमेंट है। नासा वैसे कि इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, मोटा मोटा बता देती हूँ इसके बारे में। नासा का एक्सपेरिमेंट है कि भाई एक पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो हमारे जहाँ पे टाइम उल्टा चलता है, हमारा टाइम सीधा चल रहा है तो वहाँ पे मान लो 12 से 1, यहाँ पे 12 से 11 बजते हैं तो वहाँ नहीं, यहाँ 11 से 12 बजते तो वहाँ 12 से 11 बजेंगे, इस तरीके का कुछ उल्टा चलता है। एंड अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांजिट एंटीना तो क्या है, उनको कैसे पता चला? थ्रू हिट्स अनीता मिशन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अनीता एंड आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। अनीता क्या है? इट इज़ डिजाइंड बाय नासा। इट इज़ अ रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। क्या डिटेक्ट करता है? न्यूट्रिनोज डिटेक्ट करता है, ठीक है। कॉस्मिक रेज होती है, अल्ट्रा हाई एनर्जी की कॉस्मिक रेज के न्यूट्रिनोज, उनको ये डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करता है? बाय थ्रू अ साइंटिफिक बैलून फ्लाइंग ओवर अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये देख लो, ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे एक हीलियम बैलून है, ठीक है, जो फ्लाई करता है इस तरीके का। एंड यहाँ पे इसके ऊपर एक डिटेक्टर होता है, ये है डिटेक्टर इसके ऊपर का। एंड ये 35 किलोमीटर्स तक ऊपर फ्लाई करता है एंड ये डिटेक्ट करता है न्यूट्रिनोज को। इट इज़ फर्स्ट नासाज ऑब्जर्वेटरी फॉर न्यूट्रिनो, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स एरे ऑफ रेडियो एंटीना अटैच टू, मतलब डिटेक्ट करने के लिए फ्लाइज ओवर 37,000 मीटर्स, यानी कि अप्रॉक्स 37 किलोमीटर्स। तो ये बताता है। अनीता क्या है भाई? अनीता भी अलग अलग फेजेस में है। पहले अनीता 1 लॉन्च किया था 2006 में, अनीता 2 लॉन्च किया 2008 में, अनीता 3 लॉन्च किया 2014 में, अनीता 4 2016 में, ठीक है। क्योंकि हर क्या है कि हर किसी में इम्प्रूवमेंट है, कुछ ना कुछ ज़्यादा इम्प्रूव सेंसिटिविटी के डिटेक्टर्स इन्होंने बार बार लॉन्च किए हैं। तो न्यूट्रिनोज क्या है? फैक्ट फॉर प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिनोज हैव एनर्जी ऑफ ऑर्डर 1018 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंड ये रेडियो इम्पल्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द आइज बिकॉज ऑफ एस्कायरन इफेक्ट। एस्कायरन इफेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या होता है। तो न्यूट्रिनोज क्या है? हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, बट ये हम पे कोई थ्रेट नहीं प्रोड्यूस करते। क्यों? क्योंकि ये ऐसी ये जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है उससे पास हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये एक बुक रखी है तो इससे पास हो जाएंगे और इसमें कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। हमारे फेस के आर पार भी हो जाएंगे, हमारी बॉडी के आर पार भी हो जाएंगे, तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्स्टेंटली अर्थ को बॉम्बार्ड करते रहते हैं एंड 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पास योर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब ये एक एस्टिमेट है। तो ये मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, रेयरली करते हैं, बट अगर किसी एटम को ये स्मैश करते हैं तो दे प्रोड्यूस शावर ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल, जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी को एस्कायरन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि बोला कि रेडियो पल्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू एस्कायरन इफेक्ट। तो एस्कायरन इफेक्ट क्या होता है? अगर किसी मान लो ये एक न्यूट्रिनो है, ठीक है, ये एक न्यूट्रिनो है और ये एक एटम है, ठीक है। ये न्यूट्रिनो ने इस एटम को बॉम्बार्ड कर दिया तो सेकेंडरी वेव्स जनरेट होंगी, ठीक है। ये वेव जनरेट होंगी, इनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो इसने बॉम्बार्ड करके ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया, इसको क्या कहते हैं? एस्कायरन इफेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक अनीता एंड आइस क्यूब आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आइस क्यूब एक्सपेरिमेंट भी सेम ही है, ये भी न्यूट्रिनोज को ही डिटेक्ट करता है, ठीक है। पर ये ज़्यादा रिलायबल है अनीता के द्वारा, क्योंकि अनीता इज़ जस्ट अ हीलियम बैलून, ठीक है। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद दैट। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि इसमें अभी कोई ज़्यादा पता चला नहीं है। बस ये देखना, अनीता मिशन पहले 2006 में लॉन्च हुआ, 2016 में इसमें इम्प्रूव फिल्टर करके इसको लॉन्च किया गया है दोबारा से। देन स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग इज़ नॉट अ न्यू थिंग टू अस, ठीक है। अभी क्योंकि हर बार करते हैं, अभी जैसे वीट हुई है, वीट के क्या है, हार्वेस्टर जो काटते हैं ऊपर ऊपर की सतह काट देते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है, तो ये यहाँ वीट की बालियाँ है, तो ये कट गई इतना, तो ये वाला पार्ट बच जाता है। तो फार्मर क्या करते हैं? इनको जला देता है, ठीक है। सेम चीज़ वो राइस के साथ करता है, पैडी के साथ भी, ठीक है। तो उनकी क्यों जला देता है? क्योंकि फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, इतनी गर्मी हो जाती है इस टाइम पे, सो दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स, ऑप्शन नहीं बचता। तो बैन एंड एक्शन अंडर कौन से एक्ट रेगुलेट करता है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 डेटा शो करता है, ठीक है। ये डेटा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट ये है कि लेटेस्ट डेटा देख लो कि भाई 11,236 फायर इंसिडेंट से पंजाब, हरियाणा, ये वाली चीज़ें ज़्यादा अफेक्टेड है, जहाँ पे ये वीट एंड राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा है। स्टबल बर्निंग क्या है कि भाई उनको कॉमन प्रैक्टिसेस है, क्या होता है कि जो लिटिल टाइम होता है बिटवीन अब पैडी हार्वेस्टिंग ऑफ पैडी, ये दूसरे सीज़न के बारे में बता रखा है, ठीक है। जब राबी क्रॉप्स, जो हमारे राबी क्रॉप्स ग्रो होनी होती है, वीट ग्रो होनी होती है,
तो पैडी को काटना पड़ता है एंड वीट को जल्दी जल्दी ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत कम टाइम होता है, इसलिए वो जला देते हैं। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद पार्टिकुलेट मैटर एमिट होती हैं, ठीक है। जो दिल्ली में स्मोक होती है ये उसका कारण है। फार्मर्स ऑप्ट फॉर स्टबल बर्निंग, देख क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो उतने वेस्ट का करे तो करे क्या, ठीक है। कोई सरकार उनको सब्सिडी नहीं दे रही, कैसे ट्रांसपोर्ट करे, ट्रांसपोर्ट भी करेंगे तो खर्चा भी फार्मर को उठाना पड़ेगा, ठीक है। और उनके पास मोरओवर साइंटिफिक वेज नहीं है टू कट एंड नॉट टू स्पेंड ऑन द मतलब स्टबल। उनके पास सिंपल सी चीज़ें, जला दो उसको, और तो क्या कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, स्टबल बर्निंग एक फील्ड को क्विकली क्लियर कर देती है, चीपेस्ट अल्टरनेटिव है, वीड्स को किल कर देती है अगर कोई कीड़ा वीड़ा रह जाता है, स्लग्स एंड पेस्ट को भी किल कर देती है, नाइट्रोजन टाइप होता है जो सॉइल के साथ, ठीक है, बैक्टीरियाज का, उसको भी ख़त्म कर देती है। इफ़ेक्ट क्या है इसके, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा एंड सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, या झुम कल्टीवेशन, उसमें क्या करते हैं जो ट्राइबल्स बर्न करके चले जाते हैं, धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम बर्न करेंगे। देन इज़ अबाउट हीट पेनिट्रेशन, ठीक है, ज़्यादा हीट पेनिट्रेट होएगी अगर आप जला दोगे, ठीक है। पहले ही गर्मी इतनी है, फिर ऊपर से हीट पेनिट्रेशन, तो यूजफुल माइक्रोब्स भी मर जाते हैं। ऑल्टरनेटिव्स क्या है, सबसे पहले आपको पैडी स्ट्रॉ बेस्ड पावर प्लांट आप ऐसा इस्टेब्लिश करो जिससे आप पैडी को यूज़ करके मतलब पावर जनरेट कर सकते हो। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और स्टबल की दिक्कत भी कम हो जाएगी। क्रॉप रेजिड्यूज इन द सॉइल, ठीक है, जो भी बचता है उसको आप मतलब उसको ही चर्न डाउन करके छोटा छोटा मतलब मशीन ऐसी लेके आओ एक गाँव के लिए, ठीक है, कि वो छोटा छोटा काट के और उसको सॉइल में ही मिला दे, ठीक है। कन्वर्ट द रिमूव्ड रेसिड्यूज इनटू एनरिच्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। तो जो रेसिड्यूज होंगे उसको एक खाद बना लो एंड वो और तरीके की भी अपॉर्चुनिटीज़ आप वो कर सकते हो हार्नेस, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ यीस्ट प्रोटीन कैन बी एक्सप्लोर्ड, जो भी मतलब साइंटिफिक रिसर्च आप इसमें करो कि कैसे हम स्टबल को और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई इंसेंटिव्स दो स्टबल जो बर्न कर रहे हैं उनको, कि भाई हम तुम्हें पैसा दे देंगे, ये स्टबल बर्न मत करो, ठीक है। या फिर जो एमएसपी स्कीम है उसको बोलो कि जो स्टेट ज़्यादा कर रही है ना ये, उनको एमएसपी का बेनिफिट हटा दो अगर जो ज़्यादा स्टेट के फार्मर्स स्टबल बर्न कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल ने क्या किया, उन्होंने एक गौथन जिसे कह रहे हैं सेटअप किया। ये क्या है, 5 एकड़ का प्लॉट है जिसमें एक कॉमन बाय ईच विलेज, एक विलेज में 5 एकड़ ज़मीन अलग से रख दी, जिसमें क्या है अनयूज टबल को कलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अनयूज टबल को कलेक्ट करके क्या हुआ, उसमें काउडंग भी मिला देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुई, ऊपर से खाद भी बन गया, ठीक है। तो ये स्टेट ने सक्सेसफुली डेवलप कर दिए 2000 के आसपास गौथन। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं स्टबल बर्निंग से रिलेटेड। देन इज अबाउट पुंथियस सैंक्टस। पुंथियस सैंक्टस क्या है, नई तरीके की फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है ऑफ द फैमिलीज सिप्रिंडे, ठीक है। तो फ्रेश वाटर फिश है, इसका मतलब अच्छे पानी में, साफ पानी में रह रही है, ठीक है। फ्रेश वाटर क्या है, जो डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है, इवन ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड फ्रेश वाटर। इट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन वेलनकानी इन तमिलनाडु, ठीक है। लेंथ 7 किलोमीटर के आसपास है। प्रोटेक्टेबल माउथ है, तो माउथ ये देखो, इसका ऊपर इस तरीके का माउथ ऊपर जाके है ना, यहाँ पे ऊपर है माउथ इसका, तो प्रोटेक्टेबल माउथ कहते हैं उसको। एंड लोकली क्या परल नाम है इसका, एंड केंटे इन तमिलनाडु, तो ये 2 अलग अलग नाम है। दिस इज़ प्योरली फ्रेश वाटर फिश, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड। देन बायोडाइवर्सिटी समरकशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दिन इसको लॉन्च किया गया। जो 20 स्टूडेंट हैं, मतलब एक ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के द्वारा 20 ऐसे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है बच्चों को 1 साल की इंटर्नशिप के लिए उनको लेकर आएंगे, तो ये नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देन अबाउट यूपी रिलीज स्किल मैप फॉर माइग्रेंट्स, तो यूपी सरकार ने बोला है कि भाई जो हमारे आपके माइग्रेंट्स, वो जो हमारे वर्कर्स हैं, आप उनको बिना हमारी परमिशन के नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि भाई हम आपको स्टेट वाइज ही काम देंगे माइग्रेंट वर्कर्स को, जो लॉकडाउन के बाद अपनी स्टेट में वापस आ गए हैं, ठीक है, कि भाई हम आपको काम देंगे। इसके तहत वो अपना एक लेबर लॉज अलग से लेके आएंगे एंड माइग्रेंट कमीशन भी स्थापित करने की बात बोली गई है। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पेंटर्स, कारपेंटर्स सब इसमें मतलब ऐड हो जाएंगे। अपना अपना नाम लिखवा दो, फिर हम आपको काम दे देंगे, नाम देखेंगे आप कैसे काम करते हो। देन इज़ अबाउट कोस्ट इंडिया। कोस्ट इंडिया क्या है, इट इज़ अ GIS enabled डैशबोर्ड दैट इंक्लूड्स एन इंडियन मैप रिफ्लेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स, ठीक है। तो और कुछ तो नहीं है, बट ये है कि जहाँ पे बसेस एंड ट्रेन्स अरेंज करनी चाहिए थी, वहाँ पे कोस्ट इंडिया तरीके का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें बताएगा कि भाई जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं वह कहाँ कहाँ पे चल के आए हैं, ठीक है।
तो इंक्लूजन इंडिया मैप रिफ्लेक्टिंग मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इन रियल टाइम, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ वो है। तो उससे क्या होगा, इससे जो सरकार है वो उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, या तो वहाँ पे बसेस पहुँचा देगी, या वहाँ पे मतलब एक टेम्प्रेरी सा रहने का बना देगी इनके लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, ठीक है। तो रियल टाइम बेसिस पे पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये आदमी चल रहा है, इसके फुट स्टेप्स भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ है। इट इज़ डेवलप्ड बाय इंडियाज ऑब्जर्वेटरी इन कोलैबोरेशन विद आनंद बेस्ड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी ने इसको बनाया है। देयर इज़ अबाउट प्लेस इन न्यूज़ जुबालैंड के बारे में। ये एक ऑटोनोमस रीजन है इन द सदर्न सोमालिया, ठीक है। तो ये हमने सोमालिया ऊपर भी पढ़ा, सोमालिया केनिया का डिस्प्यूट। तो ये है जुबालैंड। जुबालैंड क्या है, ईस्टर्न बॉर्डर लाइज 40 to 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जुब्बा रिवर, ठीक है। तो जुब्बा रिवर के पास है, इसलिए इसका नाम जुबालैंड पड़ गया, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इज किस्मायो विच इज़ सिचुएटेड ऑन द माउथ ऑफ जुब्बा रिवर, ठीक है। तो इसके बारे में है। एंड ये केनिया का भी पड़ोसी है और सोमालिया का भी पड़ोसी है। तो ये वाली चीज़ है, जुबालैंड ध्यान रखना। देन इज़ अबाउट देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, देहिंग पटकाई कहाँ है भाई, असम में है। ध्यान से देखो मैप में कि भाई जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ब्रह्मपुत्र रिवर के रास्ते में नहीं आता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कंसर्न क्या है कि भाई इसकी जो रिजर्व फॉरेस्ट है, इसकी कोल माइनिंग के लिए इसका एरिया यूज़ किया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 98.59 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में पड़ता है। इट फॉर्म लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल लोलैंड रेन फॉरेस्ट का लार्जेस्ट स्ट्रेच है ये। एथनिक ग्रुप्स कौन से यहाँ पे रहते हैं, ताई, फाके, कामयांग, खामती, नोक्टे, अहोम, ठीक है। अहोम इंपॉर्टेंट है, मोरान, मोक्तोक, बर्मीस एंड इवन नॉन इंडिजीनस नेपाली पीपल भी यहाँ रहते हैं। तो ये मतलब देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहाँ पे देहिंग रिवर करके यहाँ पे है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कशन। जो क्वेश्चंस पूछे प्लीज़ आंसर करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।